आज हम एक प्रॉब्लम जो कि कूलम्स लॉ पर मबनी है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम हमारा ये कहता है कि आपके पास 4 पॉइंट चार्जेस आर एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। द डिस्टेंस फ्रॉम ईच कॉर्नर टू द सेंटर इज 0.3 मीटर। एट द सेंटर देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट क्यू चार्ज, सॉरी नेगेटिव क्यू पॉइंट चार्ज। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। यानी कि प्रॉब्लम ये कहता है कि आपके पास 4 पॉइंट चार्जेस हैं, आपके पास स्क्वायर के जो कॉर्नर्स होते हैं उस पर मौजूद हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है सेंटर से, जैसे इसका इससे, इसके बाद इस चार्ज का सेंटर से, इसके बाद इस चार्ज का सेंटर से, और आपके पास इस चार्ज का जो सेंटर से फासला है वो 0.3 मीटर है। जबकि यहाँ सेंटर पर एक नेगेटिव पॉइंट चार्ज क्यू मौजूद है। आपने ये बताना है कि कितनी फोर्स लग रही होगी इस चार्ज पर जो सेंटर पर मौजूद है। किसकी वजह से? इन बाकी तमाम चार चार्जेस की वजह से जो कि एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, और इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर हमने क्या करना है कि वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके फोर्स निकालनी है आपके पास सेंटर के ऊपर जो एक चार्ज मौजूद है उसके ऊपर लगने वाली फोर्स, टोटल फोर्स को। जबकि इस चार्ज पर जो लगने वाली फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम कूलम्स लॉ इस्तेमाल करेंगे, और उसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स का भी इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स क्या कहता है कि आपके पास जो एक चार्ज सिंगल है उस पर जो बाकी चार्जेस फोर्सेस लगा रहे हैं, तो जो टोटल फोर्स उस पर लग रही होगी वो हर एक चार्ज की वजह से इस चार्ज पर लगाई जाने वाली जो फोर्स है उसका सम होगा। जबकि जब दो चार्जेस रुके हुए हों और एक फासले पर मौजूद हों तो उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो कूलम्स ने दी थी, और जो उसने लॉ पेश किया था वो कूलम्स लॉ था। और वो कूलम फोर्स या कोई इलेक्ट्रिक फोर्स जिसको कहा जाता है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहा जाता है, वो किसके बराबर होती है? फोर्स एफ जो होती है वो बराबर होती है के, जो कि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम कूलम्स कांस्टेंट भी कहते हैं। जबकि यहाँ पर Q1 Q2 ये चार्जेस हैं, इन चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स को लिया जाता है और डिवाइडेड बाय आपके पास R का स्क्वायर, यानी कि जो दो चार्जेस के दरमियान फासला है उसके स्क्वायर के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और चार्जेस की जो वैल्यूज हैं उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये फोर्स। तो चलें सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास ये चार्ज इसके ऊपर कितनी फोर्स लगा रहा होगा और किस तरफ लगा रहा होगा। ये जो कॉर्नर पे चार्ज मौजूद है ये पॉजिटिव चार्ज है, जबकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी जानिब खींचेगा। तो इस वजह से इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी वो फिर आपके पास नेगेटिव क्यू के ऊपर पॉजिटिव क्यू से जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, और इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं आपके पास F1 का। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये चार्ज क्या करेगा कि इस नेगेटिव चार्ज को अपनी जानिब क्या करेगा? खींचेगा। तो जब ये खींचेगा तो ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है ना दो अपोजिट चार्जेस के दरमियान, तो इस वजह से ये जो फोर्स है इसके ऊपर ये इस जानिब लगा रहा होगा, तो उसको हमने नाम दे देते हैं चले F2 का। अब ये जो चार्ज है हमारे पास ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, यानी कि दोनों के सेम चार्जेस हैं। तो फिर ये चार्ज क्या करेगा कि इस चार्ज को अपने से दूर धकेलेगा, और जिस फोर्स के साथ दूर धकेलेगा उस फोर्स को हम नाम दे रहे हैं F3 का। इसी तरह आपके पास ये चार्ज भी नेगेटिव है और ये चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये चार्ज इस चार्ज को जो कि सेंटर पर मौजूद है इसको अपने से क्या करेगा? दूर धकेलेगा, और ये फोर्स किस तरफ लगाएगा? इस तरफ, और उस फोर्स को हम F4 का नाम दे रहे हैं। अब ये चार्ज क्योंकि सेंटर पर मौजूद है तो जितना इस चार्ज का फासला यहाँ से यहाँ तक का है उतना ही फासला आपके पास इस चार्ज का यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो F1 का मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा आपके पास F2 के मैग्नीट्यूड के। क्यों? क्योंकि ये वाला चार्ज जिस फोर्स के साथ इसको अपनी जानिब खींच रहा है उतनी ही फोर्स के साथ आपके पास ये वाला चार्ज इस चार्ज को अपनी जानिब खींच रहा है, और दोनों चार्जेस के दरमियान फासला दोनों सिनेरियोज में क्या है? वो सेम ही है। इसी तरह ये चार्ज जिस फोर्स के साथ इस चार्ज को अपने से दूर धकेल रहा होगा, इसी तरह ये चार्ज भी इस चार्ज को अपने से दूर इस तरफ धकेल होगा उतनी ही कुव्वत के साथ। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो F3 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड आपके पास F4 के इक्वल होगा, जो कि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है F4 के। लेकिन फ़र्क ये होगा कि जो फोर्स F3 है उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है F4 से, और आपके पास उसके साथ साथ जो F1 की फोर्स है वो भी ऑपोजिट है किससे? F2 से। लेकिन मैग्नीट्यूड्स यानी कि वैल्यूज क्या हैं? सबकी सेम।
तो प्रॉब्लम के अंदर अभी हमें डिस्टेंस का दिया हुआ है कि सेंटर से, जो सेंटर पे जो चार्ज मौजूद है उसका हर एक चार्ज से जो फासला है वो हमें दिया हुआ है। तो वो जो डिस्टेंस है वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, उसकी वैल्यू को भी कि अब आपके पास वो कितनी है आर, ताकि फिर जो फोर्स है उसकी वैल्यू को मैं क्या कर सकूँ, कैलकुलेट कर सकूँ। तो आपके पास आर आ जाएगा यहाँ पे जो कि 0.3 मीटर है। जबकि हमने फाइंड क्या करनी है, आपके पास नेट फोर्स फाइंड करनी है। उसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि नेट फोर्स हमने फाइंड करनी है। तो उसके लिए हम कह लेते हैं कि वो फोर्स एफ एन ई टी कह लेते हैं आपके पास। और वो जो नेट फोर्स है आपके पास वो क्या होगी, तमाम फोर्सेस का सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। तो चलें, चूंकि हमारे पास F1 इक्वल है F2 के, तो फिर हम ये लिख सकते हैं और इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर F1 F2 की इक्वल होगा तो आपके पास K आ जाएगा। उसके बाद आपके पास जो चार्ज है, पहला चार्ज जो कि Q है, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, तो उसको हम Q ही लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद सेकंड चार्ज जो कि माइनस Q है, उस पे आपके पास यहाँ पर जो सेंटर पे मौजूद है इस पे फोर्स लग रही है ना, चाहे ये चार्ज लगा रहा हो चाहे ये लगा रहा हो, तो आपके पास उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो भी क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। तो हम उसको Q ही लिख रहे हैं यहाँ पर। डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, R का स्क्वायर, जो कि यहाँ पे 0.3 है, तो मैं यहाँ पे 0.3 कर देता हूँ और साथ उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर ओवर 0.3 स्क्वायर। कैलकुलेटर पर हम जब 0.3 का स्क्वायर लेते हैं तो मैं लिखूंगा 0.3, फिर इसको क्लोज करूंगा ब्रैकेट को यहाँ पर, उसके बाद स्क्वायर कर लूंगा तो 0.09 आ गया। तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी आपके पास के क्यू स्क्वायर ओवर 0.9, जो कि मैं लिख लेता हूँ के क्यू स्क्वायर ओवर 0.09। मैंने पहले गलत कह दिया था, 0.9 का था, हालांकि ये कितना, 0.09। अब इसी तरह हम क्या कर लेते हैं कि आपके पास ये जो F3 और F4 की फोर्सेस हैं इनको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपके पास इसको मैं यहाँ पे, इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो अभी हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ही कैलकुलेट कर रहे हैं सबसे पहले। तो वो F3 F4 इक्वल आ गया यहाँ पे। उसके बाद दोबारा आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, के फार्मूला जो कूलम्स लॉ का है, सो मैं लिखूँगा के, फिर जो पहला चार्ज है हमारे पास वो क्या है, यहाँ पर ये चार्ज ले रहे हैं या ये चार्ज ले रहे हैं, इसके ऊपर फोर्स देख रहे हैं, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या करता है, नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव कर देता है। तो आपके पास हम इसको लिख लेंगे यहाँ पर क्यू ही लिखेंगे। उसके बाद आपके पास जो ये वाला चार्ज है, ये भी इसके ऊपर जो फोर्स, मतलब सेकंड ये वाला चार्ज है ना, ये नेगेटिव है ना, अब तो नेगेटिव का भी जो मैग्नीट्यूड होता है वो पॉजिटिव होता है, तो हम इसको पॉजिटिव क्यू ही लिखेंगे। और हर दो चार्जेस के दरमियान का जो फासला है यहाँ पर, या इन दो चार्जेस के दरमियान जो फासला है, अब वो चाहे ये वाले दो चार्जेस हों या चाहे ये वाले दो चार्जेस हों, इनके दरमियान फासला क्या है, वो 0.3 है। तो मैं यहाँ पे 0.3 और साथ कर दूंगा आपके पास उसका स्क्वायर। तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पर के, उसके बाद आ जाएगा क्यू स्क्वायर और आपके पास आ जाएगा 0.09। तो जो फोर्सेस के मैग्नीट्यूड्स हैं वो हमने सेपरेटली कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि जो टोटल फोर्स लग रही है वो क्या है। तो उसको करने के लिए आपके पास हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स है वो आपके पास किसके इक्वल होगी, तमाम फोर्सेस का सम जो एक चार्जेस पे लग रहा है या लग रही हैं। तो कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 4 फोर्सेस, तो F1, फिर प्लस आ जाएगा F2, फिर आ जाएगा आपके पास प्लस F3 और फिर आ जाएगा आपके पास प्लस F4। अब आपको यहाँ पर जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपके पास जो मैंने बताया था ना कि F1 की डायरेक्शन अगर इस तरफ है तो F2 से बिल्कुल क्या है, ऑपोजिट है। तो आपके पास अगर मैं लिख सकता हूँ फिर यहाँ पर कि आपके पास जो F1 है एक्चुअली वो इक्वल है हमारे पास किसके, माइनस F2 के, जो कि मैं डायरेक्शन के लिहाज से जब बात कर रहा हूँ। और आपके पास F3 का भी यही हिसाब है। F3 जो है वो आपके पास अगर देखें हम तो वो इस तरफ थी, तो F4 से बिल्कुल ऑपोजिट है जो कि इस तरफ है। तो अब आपके पास इसका मतलब F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F4। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट हैं। तो फिर नेट फोर्स आप कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि यहाँ पे F नेट लिखेंगे और ये जो F नेट है, जहाँ F1 है वहाँ आप क्या पुट कर दें, माइनस F2, मैंने पुट कर दिया। फिर आपके पास प्लस आ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद F2 आ जाएगा, फिर जहाँ पे F3 है वहाँ पे पुट कर दें आप माइनस F4, तो मैंने पुट कर दिया। फिर प्लस आ जाएगा F4। असल में ये जो तमाम वैल्यूज़ हैं मैंने इस एक्सप्रेशन में पुट की थी। F1 की जगह माइनस F2 पुट किया है और आपके पास F3 की जगह माइनस F4 पुट किया है। सो माइनस F2 पॉजिटिव F2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस F4 पॉजिटिव F4 से कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो जो नेट फोर्स है आपके पास जो चार्ज सेंटर पर मौजूद है उसके ऊपर जो नेट फोर्स लग रही है वो कितनी है, वो 0 है, यानी कि किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं लग रही टोटल। सो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें इस चीज़ जो सीखने को मिली वो ये मिली कि आपके पास मल्टीपल चार्जेस की वजह से, यानी कि एक से ज़्यादा चार्जेस होने की वजह से ये हो सकता है कि एक सिंगल चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स लग रही है वो 0 हो, यानी कि फिर वो किसी भी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल नहीं हो रहा होगा ओवरऑल। तो आज हमने एक प्रॉब्लम जो कि कूलम्स लॉ पर मबनी था उसको सॉल्व किया।